नमस्कार बच्चों, हम अपनी पाठ्य पुस्तक विधान भाग 2 का अध्ययन कर रहे हैं। इसका तीसरा अध्याय जिसका शीर्षक है अतीत में दबे पाँव का अध्ययन कर रहे हैं। यह है राजस्थानी लेखक ओम थानवी के यात्रा वृत्तांत और रिपोर्ट का मिला जुला रूप है। हमने देखा कि लेखक ओम थानवी ने सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए दो महत्वपूर्ण स्थलों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की यात्रा की और उसी यात्रा को यात्रा वृत्तांत के रूप में अपने पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। तो अब थोड़ा आगे पढ़ना शुरू करते हैं। पर्यटक बंगले से एक सर्पिल पगडंडी पार कर हम सबसे पहले इसी स्तूप पर पहुँचे। कौन से स्तूप पर? जो कल हमने पढ़ा था कि एक ऊंचे चबूतरे, सबसे ऊंचे चबूतरे पर एक बौद्ध स्तूप का निर्माण किया गया है। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए 3 प्रकार की इमारतें होती थी, स्तूप, चैत्य और विहार। तो यहाँ पर एक स्तूप का निर्माण किया गया है सबसे ऊंचे चबूतरे पर। एक ऊंचा चबूतरा और उस चबूतरे पर इस स्तूप का निर्माण। ये चबूतरा है, ये है 5000 वर्ष पुराना और ये जो स्तूप है ये है 2600 वर्ष पहले का बना हुआ। तो यानी इस चबूतरे के निर्माण के हजारों साल बाद में, 2400 साल बाद में इस स्तूप का निर्माण करवाया गया था। तो सबसे पहले इसी स्तूप पर लेखक पहुँचे। पहली झलक ने ही हमें अपलक कर दिया। इसे नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा गया है। उत्तर भारत का सबसे पुराना परिदृश्य, सबसे पुराना दृश्य जो लगातार दिखाई दे रहा है। तो नीचे वाला चबूतरा तो मान लो 5000 वर्ष पहले से, और चबूतरा भी नहीं मानो तो ऊपर वाला भी देखो तो भी 2600 वर्ष से लगातार उस इमारत को, उस स्तूप को देख रहे हैं। शायद सबसे रोमांचक भी है, ये सबसे रोमांचक भी है। न आकाश बदला है न धरती, पर कितनी सभ्यताएं, इतिहास और कहानियां बदल गई हैं। मतलब दृश्य वैसा का वैसा ही है, लेकिन वहाँ पर कितनी ही सभ्यताएं आई, चली गई, कितने इतिहास बने, बिगड़े, कितनी कहानियां बनी, लेकिन उस दृश्य को कोई प्रभाव नहीं हुआ। वह दृश्य यानी वो स्तूप वैसा का वैसा ही दिखाई दे रहा है। उससे जुड़ी हुई कहानियाँ, इतिहास, सभ्यताएं बदलती गई हैं। इस ठहरे दृश्य में हजारों साल से लेकर पल भर पहले तक की धड़कन बसी हुई है। इसे देखकर सुना जा सकता है, भले ही किसी जगह के बारे में हमने कितना पढ़ सुन रखा हो, भले ही किसी जगह के बारे में हमने कितना ही पढ़ सुन रखा हो, तस्वीरें या वटचित्र देखे हों। देखना अपनी आँख से देखना है, बाकी सब आँख का झपकना है। जैसे यात्रा अपने पाँव चलना है, बाकी सब तो कदम ताल है। अब लेखक कह रहे हैं कि हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा है, कुछ टीवी वगैरह में वटचित्र भी देख रखे हैं, लेकिन जो आनंद अपने आँख से देखने में आता है वह आनंद पढ़ने में या फिर वटचित्र देखने में नहीं है। मौसम जाड़े का था, सर्दियों का था, और पर दोपहर की धूप बहुत कड़ी थी। सारे आलम को जैसे एक फीके रंग में रंगने की कोशिश करती हुई, सारे जो चारों तरफ का परिदृश्य था ना, मौसम दिखाई दे रहा था, जो वातावरण था, उस वातावरण को, आलम मतलब वातावरण। यह इलाका राजस्थान से बहुत मिलता जुलता है। रेत के टीले नहीं हैं, खेतों का हरापन यहाँ है, मगर बाकी वहाँ खुला आकाश, सुना परिवेश, धूल बबूल और ज़्यादा ठंड, ज़्यादा गर्मी, यानी राजस्थान से मिलता जुलता ही है। मगर यहाँ की धूप का मिजाज जुदा है, अलग है। राजस्थान की धूप पारदर्शी है, सिंध की धूप चौंधी आती है, आंखों में चमक गिरती है। तस्वीर उतारते वक्त आप कैमरे में ज़रूरी पुर्जे न घुमाएं तो ऐसा जान पड़ेगा जैसे दृश्यों के रंग उड़े हुए हों। तो धूप में थोड़ा तीखापन है, पर इससे एक फ़ायदा हुआ। धूप की चौंधी आती धूप से क्या फ़ायदा हुआ? हमें हर दृश्य पर नज़र दोबारा फिरानी पड़ती। इस तरह बार बार निहारें तो दृश्य ज़हन में ऐसे ठहरते हैं मानो तस्वीर देखकर उनकी याद ताज़ा करने की कभी ज़रूरत न पड़े। तो मतलब दोबारा कैमरे में सेट करने के लिए दृश्य को बार बार देखते, फिर कैमरे देखते, तो बार बार दृश्यों को देखने से वह ज़हन में, दिमाग में, मन मस्तिष्क में स्थायी हो गए। स्तूप वाला चबूतरा मोहनजोदड़ो के सबसे खास हिस्से के एक सिरे पर स्थित है। देखो नीचे दिखा दे पहले आपको, ये है मोहनजोदड़ो में बौद्ध स्तूप। ये एक ऊंचा चबूतरा बना हुआ है
और इस चबूतरे पर ये ऊंचा एक ऐसे गोल स्तूप बना हुआ है। थोड़ा भग्नावशेष में है, टूटा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसे बने हुए कितने वर्ष हो गए इसको, तो नीचे वाले ये है ना, ये तो 5000 वर्ष हो गए इसको बने हुए तो, और इसको बने हुए गए 2600 वर्ष, इसलिए ये थोड़ा टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये स्तूप है ना, क्या है, चबूतरा मोहनजोदड़ो के सबसे खास हिस्से के एक सिरे पर स्थित है। इस हिस्से को पुरातत्व के विद्वान गढ़ कहते हैं। देखो सिंधुगढ़ सभ्यता है ना, उसमें दो है, एक तो निचला हिस्सा, एक ऊपला हिस्सा। तो ऊपले हिस्से में यह स्तूप स्थित है, जिसे लोग गढ़ भी कहते हैं। ऐसा मानते हैं कि जो राजसत्ता या धर्मसत्ता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं ना, वे ऊपर वाले भाग में रहते थे, और जो किसान वर्ग हैं या कामगार हैं, मजदूर वर्ग हैं, वे थोड़े नीचे वाले हिस्से में रहते थे। चार दीवारी के भीतर ऐतिहासिक शहरों के सत्ता केंद्र अवस्थित होते थे, चाहे वह राजसत्ता हो या धर्मसत्ता। बाकी शहर गढ़ से कुछ दूर बसे होते थे। क्या यह रास्ता भी दुनिया को मोहनजोदड़ो ने दिखाया? देखो आज भी हम देखते हैं, जैसे जयपुर शहर देख लो, जयपुर का जो पुराना शहर है ना, पुराना शहर मानते हैं जयपुर का, वह है पूरा का पूरा चार दीवारी के अंदर स्थित है, परकोटे के अंदर बोलते हैं, वह पूरा का पूरा जयपुर परकोटे के अंदर है। तो ऐसे ही जो पहले भी मोहनजोदड़ो में हजारों साल पहले से भी ये वास्तु भवन निर्माण की जो कला है, जिसे वास्तुकला बोलते हैं, यह मोहनजोदड़ो से ही चली आ रही है। ये लेखक ये प्रश्न करते हैं कि मोहनजोदड़ो ने हमें ये रास्ता तो नहीं दिखाया है। जैसे चित्तौड़ का दुर्ग है तो बहुत बड़ा दुर्ग है, इसके अंदर ही बहुत से भवन बने हुए हैं, तो चारों ओर चार दीवार बना करके एक ऊंचे भाग पर निवास स्थान बनाते थे, जहाँ पर गढ़ बोलते हैं। तो यहाँ पर राजसत्ता या धर्मसत्ता से जुड़े हुए लोगों का वह निवास स्थान होता था। तो ये बौद्ध स्तूप का चित्र दिखाई दे रहा है आपको। आगे देखो, अब सभी अहम प्रमुख और अब दुनिया भर में प्रसिद्ध इमारतों के खंडहर चबूतरे के पीछे यानी पश्चिम में हैं। तो सभी प्रमुख और अब दुनिया भर में प्रसिद्ध जितनी भी इमारतें हैं मोहनजोदड़ो में, उनके खंडहर चबूतरे के पीछे यानी पश्चिम दिशा में हैं। और इसमें प्रशासनिक इमारतें, सभा भवनें, ज्ञानशाला और कोठार हैं। वह आनुष्ठानिक महाकुंड भी, जो सिंधुघाटी सभ्यता के अद्वितीय वास्तु कौशल को स्थापित करने के लिए अकेला ही काफ़ी माना जाता है। असल में यहाँ यही एक निर्माण है जो अपने मूल स्वरूप के बहुत नज़दीक बचा रह सका है। बाकी इमारतें इतनी उजड़ी हैं कि कल्पना और बरामद चीज़ों के जोड़ से उनके उपयोग का अंदाज भर लगाया जा सकता है। देखो जितनी भी प्रमुख इमारतें हैं मोहनजोदड़ो में मिली हैं, वे सब इस स्तूप के पश्चिम दिशा में स्थित हैं। प्रमुख इमारतें, उनमें से अधिकांश अपने मूल स्वरूप में आज नहीं है, नष्ट हो गए। लेकिन जो आनुष्ठानिक महाकुंड है, यानी जो यज्ञशाला बोलते हैं, वह यज्ञशाला वर्तमान स्वरूप में, मतलब जो पुराना स्वरूप था वह उसी स्वरूप में अभी भी मिल रही है, अपने लगभग स्वरूप में, ये उसी में मूल स्वरूप के निकट ही है। बाकी सारी जितनी भी इमारतें हैं, वे सारी इमारतें उजड़ चुकी हैं। उनमें जब खुदाई की ना, तो खुदाई में बरामद चीज़ों के आधार पर ही कल्पना कर सकते हैं कि यह भवन या ये इमारतें इस काम आती होगी। देखो सिंधुगढ़ सभ्यता में जो किसी भी पुरातत्व महत्व की वस्तु होती है, उसकी खुदाई करते हैं ना, तो खुदाई ऐसी नहीं कि ले फावड़ो लगा दे कसी माटी फेंक दी बाहर न काट करके, ऐसे नहीं करते हैं। उसको बहुत बारीकी से, उसके अलग ही औजार होते हैं, मतलब एक बार में एक चम्मच जितनी मिट्टी ही खोदते हैं, धीरे धीरे, वो भी ब्रश साथ में लेकर के। जो कोई मान लो कोई एक सुई भी मिली है, तो सुई को भी अपने कौन से स्वरूप में मिली, कहाँ पर मिली, वह सब रिकॉर्ड करते हैं कि इस इमारत के, इस भवन के, इस कमरे के यहाँ पर इस कोने में एक सुई मिली, कि एक बटन मिला, कि धागा मिला, कि कोयला मिला, कि लोहा मिला, कि तांबा मिला, कुछ भी मिलता है। छोटा से बारीक चीज़ भी एक चम्मच से ले करके उससे भी छान करके मिट्टी को बाहर फेंकते हैं, कि बारीक से बारीक चीज़ का अध्ययन करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या मिला, और उन्हीं बरामद चीज़ों के आधार पर ही ये अनुमान लगाया है कि ये भवन इस कार्य में उपयोग में लिया जाता होगा। तो अधिकांश भवन हैं उनमें वह थोड़ा नष्ट ज़्यादा हो गए, लेकिन जो यज्ञशाला है, आनुष्ठानिक है, वह अपने मूल स्वरूप के निकट है। नगर नियोजन की
मोहनजोदड़ो अनूठी मिसाल है। इस कथन का मतलब आप बड़े चबूतरे से नीचे की तरफ देखते हुए सहज ही भाप सकते हैं, लगा सकते हैं। इमारतें भले खंडहर में बदल चुकी हों, मगर शहर यानी उस समय की शहर यानी 85,000 जनसंख्या थी आज से 5,000 वर्ष पहले, तो आज का तो वह मुंबई से ही बड़ा शहर था। शहर की सड़कों और गलियों के विस्तार को स्पष्ट करने के लिए एक खंडहर काफ़ी है। यहाँ की कमोबेश सारी सड़कें सीधी हैं या फिर आड़ी। आज वास्तुकार इसे ग्रिड प्लान कहते हैं। आज की सेक्टर मार्का कॉलोनियों में हमें आड़ा सीधा नियोजन बहुत मिलता है, लेकिन रहन सहन को नीरस बनाता है। शहरों में नियोजन के नाम पर भी हमें अराजकता ज़्यादा हाथ लगती है। ब्रिसीलिया, चंडीगढ़ या इस्लामाबाद ग्रिड शैली के शहर हैं, जो आधुनिक नगर नियोजन के प्रतिमान यानी उदाहरण ठहराए जाते हैं, लेकिन उनकी बसावट शहर के खुद विकसने का कितना अवकाश छोड़ती है, इस पर बहुत शंका प्रकट की जाती है। देखो, जो मोहनजोदड़ो शहर बसा हुआ है ना, वह है ग्रिड प्लान में बसा हुआ है। पूरी की पूरी सड़कें 90 डिग्री पर काटती हैं, चौराहा है ऐसे कैसे। जो मुख्य सड़क है वह सबसे ज़्यादा चौड़ी है, फिर अंदर गली की सड़कें हैं वह इससे कम चौड़ी हैं। ये सड़कें हैं, ये थोड़ा कम चौड़ी हैं। मुख्य सड़क ज़्यादा चौड़ी, गली की सड़कें कम चौड़ी। जो भी मकान बने हुए हैं वह मुख्य सड़क पर न खुल करके भीतर गली में खुलते हैं। इधर मुख्य सड़क पर खिड़कियां वगैरह भी नहीं हैं। पूरा का पूरा शहर व्यवस्थित तरीके से बसाया हुआ है, ऐसे लगता है। आज आप कभी चंडीगढ़ गए हो तो देखोगे कि चंडीगढ़ में भी ऐसा ही है। चंडीगढ़ में अगर कोई रोड पर यहाँ पर 500 वर्ग गज का प्लॉट है तो वह 500 वर्ग गज का प्लॉट ही रहेगा। उसे कोई दो टुकड़ा करके 250 करके नहीं बेच सकता। 500 वर्ग गज के प्लॉट ही बनेंगे वहाँ पर। तो बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, वहाँ बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, फिर उसके पीछे 300 वर्ग गज के, उसके पीछे 200 वर्ग गज के, इसके पीछे 100 वर्ग गज के। तो इस प्रकार एक ही प्रकार के मकान आपको अधिक देखने को मिलेंगे चंडीगढ़ में। ये व्यवस्थित बसाया हुआ है। अगर आपने कभी यहाँ पर अपने झुंझुनू में ही खेतड़ी में कोपर शहर देखा हो तो कोपर शहर भी ऐसा ही है। कोपर शहर में 1200-1300 प्लॉट हैं लगभग शायद। तो वहाँ पर भी ABCDEF टाइप तक के क्वार्टर बने हुए हैं। ए क्वार्टर बना हुआ है, उसमें आगे भी जगह है, पीछे भी जगह है। बी में सिर्फ आगे जगह है, सी में थोड़ी जगह है, डी में ऊपर के बहुमंजिला इमारत है उसमें सिर्फ 2 कमरे हैं, फिर ई में 1 कमरा है, साथ में थोड़ा सा वो ड्राइंग रूम दे करके किचन है, और ऐप में है उसमें सिर्फ 1 ही कमरा है, किचन है। तो अलग अलग टाइप के क्वार्टर बने हुए हैं। तो वो अलग अलग स्थान पर बने हुए, ऐसे नहीं है कि ए के बीच में एक डी का आ गया फिर बी का। जहाँ पर ए टाइप के क्वार्टर है वहाँ पर सिर्फ ए टाइप के ही क्वार्टर हैं, जहाँ पर बी के हैं तो वहाँ पर बी टाइप के ही हैं। तो ऐसे ही ये मोहनजोदड़ो या हड़प्पा सभ्यता है ना, ये भी पूरा नियोजित शहर था, बसा हुआ। चौराहे पर रोड काटती थी और पूरा ऐसा लगा तरीके से, ऐसे नहीं कोई गली कहाँ पर आ गई। आज आप अपने गाँव को देखो, आपका आपके गांव में कोई 100 मीटर सीधी सड़क नहीं मिलेगी आपको देखने के लिए। बीच में कोई न कोई आगे कब्जा करके कोई कूड़ा निकाल देता है, कोई बाथरूम बना लेता है, कोई अपने को और कुछ बांध कर लेता है। तो ये सीधी सड़कें यहाँ पर वर्तमान में नहीं है, लेकिन आज से हज़ारों साल पहले इस प्रकार की व्यवस्था बहुत ही सुंदर व्यवस्था मानी जाती थी। तो चलो आज तो इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का दिन हमें कल करेंगे। नमस्कार।